राजनीतिक गलियारे में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार भारत के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। ये चर्चा बिहार में तो हो ही रही है, पूरे देश में ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे जो मास्टरमाइंड हैं वो प्रशांत किशोर बताए जा रहे हैं और बिहार की राजनीति को साधने की एक तरह से कोशिश है। कोशिश राजनीति की ही है क्योंकि राजनीति का नाम ही है हु गेट्स व्हाट हाउ एंड व्हेन। इसी के तहत प्रशांत किशोर और अन्य लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार। तेलंगाना सीएम केसीआर ने शुरू की है पहल और इसी माह प्रशांत किशोर और केसीआर की भी मुलाकात हुई है। मुंबई में उद्धव ठाकरे हैं तो शरद पवार भी दूसरी ओर से कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर ऐसा होता है तो इन मुलाकातों का जो ग्रामर है, विपक्ष की जो रणनीति है वो समझ में आ रही है। 21 फरवरी दिल्ली में पीके और नीतीश कुमार के साथ लंबी बैठक हुई। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से भी मुलाकात है। सीएम चंद्रशेखर राव की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात है और उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आपस में मिले हैं। राजनीति का जो यह रणनीति बन रहा है उसके तहत बिहार में आरजेडी को शासन देना है यानी सीएम बनाना है और दिल्ली में एक तरह से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाना है। इससे क्या होगा कि बीजेपी को एक तरह से साइडलाइन करके विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार को लाना है। अब यह कितना सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह देखना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 साल का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है और नियमानुसार 25 जुलाई को इसी साल नए राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाना है। तो यह अवसर भी है कि किस तरह से क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे राजनीतिक बात नहीं करूंगा, वरन यह अवसर बन गया है इसी बहाने कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके संपूर्ण संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी पहलुओं को जानने का। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। यानी जनता, भारत की जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चूंकि जनता राष्ट्रपति का सीधे चयन नहीं कर रही है, इसलिए इसे परोक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 54, 55, 57, 58, 62 और 71 राष्ट्रपति के चुनाव को अच्छे से व्याख्यापित एक्सप्लेन करता है। 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति चुनने का जो काम है वो काम है निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य करते हैं। ये संवैधानिक बात है। अब प्रश्न है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से लोग होंगे। तो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, निर्वाचक मंडल में। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राइट। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब जम्मू कश्मीर में भी इसमें जुड़ जाएगा। 1, 2, 3 तीनों में वर्ड है निर्वाचित, यानी कि मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, केवल इलेक्टेड। 2 बातें ध्यान रखिए, सिर्फ निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर ही इलेक्टोरल कॉलेज में भाग ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। यानी कि जो संसद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
चुन के आया है वही इसमें भाग ले सकता है, वो नहीं जिसको कि राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, वो व्यक्ति भाग नहीं लेगा, केवल निर्वाचित सदस्य। साथ ही राज्य के विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कई राज्यों में है, 8 राज्यों में वर्तमान में है, उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद तो है नहीं, इसलिए केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं भाग लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं, 28 राज्य है, और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा यह भी समझना है। अनुच्छेद 55 बताता है और कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसका कोई इलेक्शन सिंबल नहीं होता, चुनाव चिन्ह नहीं होता है, और ओनली नेम ऑफ कैंडिडेट, केवल जो उम्मीदवार होता है उसका नाम होता है और देना पड़ता है। जैसे 5 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि पहला प्रेफरेंस कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, पांचवा किसको आप चाहते हैं। यानी कि आपको वरीयता देना पड़ता है कि 1 नंबर में किसको चाहते हैं, 2 नंबर में किसको, 3 नंबर में किसको, इस प्रकार। तो यह प्रेफरेंस देना पड़ता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं। साथ ही एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले स्लाइड में। क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है और इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी कि मतदाता एक ही वोट देगा। जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो वोट सारे लोग एक ही देंगे, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। वह प्रेफरेंस के आधार पर वोट देता है, अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन, दूसरी कौन, तीसरी कौन। प्रेफरेंस वो बताता है क्योंकि कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, ऐसा अवसर आता है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं होता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। अगर पहला वरीयता से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तो दूसरा वरीयता भी किसी को मिलता है, वो पहले वरीयता में जुड़ जाता है और तब देखा जाता है कि बहुमत आया कि नहीं आया। उल्लेखनीय है कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग होती है। इसे वेटेज कहा जाता है। वोट सारे लोग एक ही डालेंगे। एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह भी एक वोट डालेगा, और जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह भी एक ही वोट डालेगा। लेकिन दोनों के वोट का वैल्यू यानी वेटेज अलग अलग होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। 2 राज्य के विधायकों के वोटों का भी वेटेज अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिहार के एमएलए के 1 वोट और उत्तर प्रदेश के एमएलए के 1 वोट का वैल्यू अलग अलग होगा। यह वेटेज राज्य की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और यह वेटेज जिस तरह से तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आप अब समझ गए होंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी जनसंख्या के आधार पर यह प्रतिनिधित्व होता है।
अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी और एमएलए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अलग है। अगर आप देखें एक एमएलए का वोट कैसे निकलता है, तो ये पहला वाला बाएं तरफ वाले बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का जहां विधानसभा है, वो एमएलए है मेंबर निर्वाचक मंडल का, उसका कैसे वैल्यू निकलेगा, एक वोट का वैल्यू क्या होगा। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की कुल जनगणना, जनसंख्या 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी 21 की हुई नहीं है, तो 21 के अनुसार हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होगी। 2011 के अनुसार हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, वो यहां पर डाटा डाल दीजिए और उसको डिवाइड कीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उस राज्य के विधानसभा में कुल निर्वाचित विधानसभा के कितने सदस्य हैं। केवल निर्वाचित, नॉमिनेटेड नहीं, मनोनीत नहीं। हर राज्य के विधानसभा में सीट अलग अलग है, तो यह भी डिफर करेगा। अब पॉपुलेशन तो अलग है ही, यानी पॉपुलेशन में भाग देना है किससे, इलेक्टेड एमएलए से, कितने एमएलए इलेक्टेड हैं, और उसको फिर गुना कर देना है 1/1000 से, और जो वैल्यू निकलेगा वह उस राज्य के एक एमएलए का वैल्यू होगा एक वोट का। अब आप समझ गए होंगे कि एक एमएलए वोट एक ही देगा, लेकिन इसका वैल्यू हर राज्य का अलग अलग होगा। अब एमपी का वोट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट कैसे निकलेगा। अब एमपी, लोकसभा के भी सदस्य को एमपी बोलते हैं और राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी बोलते हैं। इनका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी 28 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, उसके सभी एमएलएस के वोट का टोटल वैल्यू को जोड़ लीजिए। जितना भी एमएलए है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उसको टोटल जोड़ लीजिए, उसका वैल्यू, वोट तो सब एक ही देगा, उसका वैल्यू जोड़ लीजिए और उसको बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। अब संसद का निर्वाचित सदस्य कितना होगा, लोकसभा का 543 होगा 543, और राज्यसभा का 233 होगा, क्योंकि 12 तो नॉमिनेटेड है। तो 233 और 543, 5 2 7 और 4 3 7, तो कुल मिलाकर 790 हो जाएगा। 790 ना होगा, इतने संख्या से आपको वोट देना है, मतलब इसको बांट देना है। तो ये जो निकलेगा वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी होगा, और इस प्रकार ये सारा चीज होगा, यानी लोकसभा का 543 और 233 राज्यसभा का, इनसे आपको वोट देना है, तब ये निकल जाएगा आपको वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। अब राष्ट्रपति के चुनाव हो गया, विवाद हुआ, तो कौन सुनेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद, डिस्प्यूट आता है, उसको हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का सुनता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इलेक्शन एक्ट 1952 भी बना है। पार्लियामेंट का तो एक्ट है ही, लेकिन संसद का भी एक्ट है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, डिटेल्ड प्रोविजन है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। और एक्ट है तो इसका रूल भी होगा, और रूल का नाम है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974। यानी जो संविधान में प्रोविजन है, उसके अलावा जो पार्लियामेंट का 1952 का एक्ट है और 1974 का रूल, तीनों मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव के संपूर्ण प्रक्रिया और प्रोविजन को मैप करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, यही राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। इसी के मार्गदर्शन, निर्देशन और देखरेख और नियंत्रण में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चुनाव करवाता है। इलेक्शन शेड्यूल कौन तैयार करेगा कि कौन कौन डेट को नॉमिनेशन फाइल होगा, कब चुनाव होगा, काउंटिंग कब होगा, यह शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसी जारी करता है।
1952 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव का जो नोटिफिकेशन होगा वो 60 दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि 24 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद का टर्म पूरा हो रहा है, 24 जुलाई को, तो 60 दिन पहले, यानी कि 24 जुलाई के 60 दिन पहले कितना हुआ, जून मई, यानी कि 24 मई को यह जारी हो जाएगा। 24 मई को 60 दिन पहले हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव का नोटिफिकेशन। चुनाव आयोग निर्धारित कर देगा, शेड्यूल बता देगा कैसे कैसे चुनाव होगा। ठीक है, अब नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है, तो नॉमिनेशन पर कुछ लोग समर्थन करते हैं और कुछ लोग प्रपोजर होते हैं और कुछ उसको अनुसमर्थन देते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 लोग प्रपोजर होंगे। कौन से लोग? खेत में काम करने वाले नहीं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है, निर्वाचक मंडल का सदस्य है। 50 लोग प्रपोज करेगा, यानी प्रस्ताव देगा कि हम प्रस्ताव करते हैं उनके नाम पर, सपोज नीतीश कुमार के नाम पर, और 50 लोग सेकेंडर होगा। सेकेंडर मतलब अनुसमर्थन, समर्थन करने वाले, और यहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर का रोल होता है। और कम से कम एक कैंडिडेट 4 नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करनी पड़ती है। जो जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहेगा 15,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप भी मैनेज कर लेते हैं एमपी एमएलए को तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। 15,000 का लेकिन लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/6 से कम वोट आएगा तो आपका ये 15,000 जब्त हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसलिए सोच लीजिएगा। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि कौन आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? क्या हम भी, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? तो देखिए, भारत का नागरिक, तो हम लोग तो सभी लोग भारत का नागरिक हैं ही, 35 साल का उम्र होना चाहिए। भाई कई लोगों का 35 साल का उम्र हो गया है। अब इसमें देखना है कि पीजी, एमए, एमफिल, पीएचडी भी मांग रहा है क्या? तो वो सब तो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज एमपी लोकसभा, लोकसभा का एमपी बनने के योग्य हो। क्या है भाई, लोकसभा का एमपी कौन बन सकता है? जो वोटर हो, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से वोटर हो लोकसभा का। तो वोटर तो सब लोग हैं। अब सब लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड होगा, यानी ये भी आप क्वालिफाई कर गए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि वो जॉब में ना हो, है ना। तो लेकिन मंत्री अगर हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, गवर्नर है तो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है जो भी 35 साल का उम्र हो गया, भारत का नागरिक है और वोटर है, यानी उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो सब क्वालिफाई करता है, वो सब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए एक धनकर का नाम सुने होंगे, वो हर चुनाव में लड़ता था वोट, राष्ट्रपति का चुनाव में। भले उसका जमानत जब्त हो जाता था हर बार, वो रिकॉर्ड बना लिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन आपको हमको ऐसा नहीं करना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से जगहंसाई भी होता है, तो समझ लेना है इस बात को। 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का ऑफिस कितने समय के लिए होगा? नॉर्मल टेन्योर है 5 साल। एक राष्ट्रपति कोविंद भी 5 साल पूरा कर रहे हैं 24 जुलाई 2022 को। तो जो बनेगा वो 5 साल के बनेगा। हाँ, उसके पहले वो रिजाइन कर सकता है, त्याग पत्र देगा। किसको? उपराष्ट्रपति को, वीपीआई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और रिजाइनेशन का जो प्रतिलिपि है, कॉपी है, वो स्पीकर लोकसभा को देना पड़ता है। अब 5 साल के पहले भारत की संसद संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटा सकती है। यह आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। एक और बात है, मान ली कि रामनाथ कोविंद 24 जुलाई 2022 को उनका 5 साल पूरा होगा, लेकिन वो तब तक रहेंगे पोस्ट पर, राष्ट्रपति के चेयर पर बैठेंगे, जब तक कि नया बंदा चुनकर ओथ नहीं ले लेता है। यही अंतिम लाइन लिखा हुआ है, दैट द प्रेसिडेंट टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर 5 years टिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो ये नहीं कि 5 साल पूरा हुआ एकदम कुर्सी खाली कर दो, राष्ट्रपति से भाग जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 57 क्या कहता है? रामनाथ कोविंद चाहे तो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, तब नीतीश कुमार का मौका चला जाएगा। तो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये नहीं कि एक बार खड़ा हो गए तो मोहर लग गया कि अब नहीं आप चुनाव खड़ा हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम आप पुनः चुनाव लड़ सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ही बार ऐसा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद 1957 से 1962 तक पुनः लड़े और जीते। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझना है। और जो जीतेगा यही राष्ट्रपति भवन में उसका एंट्री होगा। देखते हैं नीतीश बाबू एंट्री करते हैं या कोई और जेंटलमैन या जेंटल वीमेन इसमें एंट्री करता है इस राष्ट्रपति भवन में। अब कुछ जीके का भी प्रश्न समझ लीजिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो। ओनली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्वाचित नहीं नियुक्त हुआ, एकमात्र भारत का राष्ट्रपति जो अपॉइंटेड यानी नियुक्त हुआ, ओनली एक ही केस है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 52 तक इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, जबकि आपको पता है कि राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब राजेंद्र बाबू को कौन नियुक्त किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने। अब दूसरा जी के, एकमात्र भारत का राष्ट्रपति जो पुनः निर्वाचित हुआ, री इलेक्ट हुआ, ओनली वन केस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1957 से 1962 तक एक ही केस है। तीसरा, भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, ये 10वें राष्ट्रपति थे 1997 से 2002, एकमात्र दलित राष्ट्रपति। एकमात्र स्वतंत्र कैंडिडेट, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट नहीं किया, स्वतंत्र खड़ा रहे, लड़े चुनाव और जीत गए। उनका नाम है वी वी गिरी, चौथे राष्ट्रपति थे ये, 69 से 74। और उसके बाद और दूसरा बात, ये उपराष्ट्रपति भी थे, थर्ड VPI 67 से 69 तक। लेकिन ये किसी राजनीतिक दल का इनको बैकअप नहीं था, वी गिरी को, भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे। और एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति भी रहा, उपराष्ट्रपति भी रहा और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहा। ऑल टॉप 3 पोजीशन वो रहा, राष्ट्रपति भी रहा, उपराष्ट्रपति भी रहा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रहा। वो बंदे का नाम है M. हिदायतुल्ला। वो एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में काम किए, कार्यकारी राष्ट्रपति, जुलाई 69 से अगस्त 69 तक। भारत के सुप्रीम कोर्ट के 11वां चीफ जस्टिस रहे 68 से 70 तक और छठा वाइस प्रेसिडेंट भी रहे 79 से 84। ये रिकॉर्ड और कहीं नहीं मिलेगा, इन्हीं के पास ये रिकॉर्ड है। ठीक है, एक नीचे ये हो गया है। प्रथम माइनॉरिटी मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए, फर्स्ट माइनॉरिटी मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तीसरे राष्ट्रपति रहे 67 से 69 तक। प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए भारत की, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। ये 12वां राष्ट्रपति रही 2007 से 2012 तक। अब वर्तमान राष्ट्रपति क्या है, इनका तो नाम नहीं लेना पड़ेगा। 24 जुलाई तक ये राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, 14वें राष्ट्रपति हैं ये। अब यानी 15वां का चुनाव होना है 2017 से 2022। और रामनाथ कोविंद ने किनको हराया था? मीरा कुमार को। और ये राष्ट्रपति का 15वां इलेक्शन था, कैंडिडेट 14वां लेकिन इलेक्शन 15वां, क्योंकि राजेंद्र बाबू 2 बार चुनाव लड़े। तो ये समझ लेना है बात। और इस वीडियो को देखने के लिए तो मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद कहूंगा कि पेशेंटली इस वीडियो को आपने सुना। लेकिन निवेदन यही होगा कि बिना इसको फॉरवर्ड किए हुए, शेयर किए हुए आपका उंगली रुकना नहीं चाहिए। वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है, एक एक फैक्ट को लाना पड़ता है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। तो बंधुगण, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हम देखते हैं कि नीतीश बाबू को यह मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि राजनीति तो शुरू हो ही गई है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।